गाइस नमस्कार। मैं ऋतु शर्मा आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और आप स्वस्थ होंगे। सो गाइस नवरात्रि आने वाले हैं और मैं आपको नवरात्रों की शुभकामनाएं देती हूँ। पर मेरा एक सवाल है, जो माँ देवी दुर्गा हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। वो दुष्टों का नाश करती हैं, वो भक्तों की रक्षा करती हैं और इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन जो हमारी रियल लाइफ में जब हम आते हैं, जो हमारी रियल लाइफ की जो देवियां हैं, जो भी बेटियां हैं, जो भी बहनें हैं, जो भी माताएं हैं, और अगर ये अपना मुंह बंद करके रखें, कोई भी जीवन भर स्टैंड ना लें, कमज़ोर बन के रहें, तो इनको एक महानता का टैग दे दिया जाता है। और अगर वो कोई स्टैंड ले, स्ट्रांग बने, तो उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो समाज इतना डबल स्टैंडर्ड क्यों है, मेरा ये सवाल है। तो जो लोग ये जेंडर बायस करते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो जेंडर बायस है ये 70 to 80% क्राइम्स की जड़ है। इससे पहले हमने वोटिंग सिस्टम के ऊपर बात की थी, जो कि देश की बड़ी बड़ी समस्याओं की जड़ है। तो बट इससे भी जो बड़ी जड़ है वो है जेंडर बायस। और ये मैं वीडियो के अंत तक आपको बता दूंगी कि किस तरह से अगर आप बायस करते हो तो किसी भी अच्छे से अच्छे इंसान का जो पोटेंशियल है वो खत्म हो सकता है, उसका डेवलपमेंट रुक सकता है, वो मानसिक रूप से कितना टूट सकता है, ये आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। सो मैंने सोचा इस प्रॉब्लम को मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि ये कोई क्राइम की कैटेगरी में तो आता नहीं है। इसका कोई मेरे पास डाटा तो है नहीं कि मैं आपको बता दूं इतने केसेस हुए या ये हुआ। पर मुझे लगा कि ये चीज़ मैंने खुद बहुत अपने जीवन में देखी है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करके आपको इस प्रॉब्लम को समझा सकती हूँ। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरी छोटी सी फैमिली है, मेरी फैमिली का हिस्सा बने। ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है और आगे जाके जो है मैं लिंक्स नहीं शेयर करने वाली हूँ, तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और एक अच्छा बदलाव लाने में मेरी मदद करें। सो मैंने जैसे आपको बताया, मैं फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक अपनी जो वीडियो थी दिस इज़ मी एंड माई जर्नी में बताई थी, बट काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें उसमें जाननी थी, तो अब इस चीज़ से वो क्लियर हो जाएगा। सो मैं फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैं थर्ड चाइल्ड थी फैमिली में। मेरे से बड़े 2 भाई थे और मेरा जब जन्म हुआ था माई दादी वॉज अनहैप्पी, क्योंकि वो तीसरा भी बेटा ही चाहती थी। और ये बहुत ही अफसोस की बात है जब औरत ही औरत को देख के खुश नहीं है। तो वो मेरा ख्याल नहीं रखती थी, मुझे प्यार नहीं करती थी। मेरी जो मदर है वो घर के कामों में बिजी रहती थी, हमारे गाय भैंसे थी तो उनके कामों में बिजी रहती थी, और जैसे तैसे करके मैं बड़ी हो रही थी। तो 5th स्टैंडर्ड तक मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक थी, मतलब पॉइंट पे पास होती थी, 35 से 40% नंबर आते थे। मैं बहुत ज़्यादा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, बहुत ज़्यादा अगली मैं दिखती थी, और केयर मेरी जो है वो नहीं होती थी, और बहुत ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स नहीं थे। और उसके कई कारण थे। एक तो घर में कोई भी गाइडेंस नहीं थी। माई मदर वॉज इलिटरेट लेडी एंड पानी और बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या थी। कई हफ्तों तक लाइट नहीं आती थी, और जो पानी है वो नलके से खींच के लाना पड़ता था। तो इस बिजली और पानी के मैनेजमेंट में बहुत सारा टाइम चला जाता था। पढ़ने के लिए बहुत लिमिटेड टाइम बचता था, और जो मेरे ब्रदर्स थे उनके पास सिर्फ पढ़ने का काम था, और वो काम भी वो करना नहीं चाहते थे। वो सारे दिन खेलते कूदते रहते थे, बट उनको कोई कुछ नहीं कहता था। और मैं स्कूल से आती थी, मुझे घर के कामों में इन्वॉल्व करा दिया जाता था। सो मैं पढ़ नहीं पा रही थी। तो मेरे फादर ने बोला कि आप इसे पढ़ने दो, वरना ये कुछ आगे कर नहीं पाएगी, कुछ बन नहीं पाएगी। तो मैंने धीरे धीरे 6th स्टैंडर्ड से पढ़ाई में थोड़ा फोकस करने की कोशिश की। और मतलब एक संस्कृत सब्जेक्ट है, बोलते हैं बहुत इजी सब्जेक्ट है, बट मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट वो लगता था। और हमारे क्लास में उस टाइम था कि वर्ड मीनिंग याद करने पड़ते थे उसके, क्योंकि जब तक आप वर्ड मीनिंग याद नहीं करेंगे तो आप सेंटेंस मेकिंग नहीं बना पाएंगे। तो जो पहले वाले ने अगर गलत आंसर दिया तो सेकंड बेंच वाला उसको स्लैप करता था। तो एक दिन मैंने 35-40 लोगों को स्लैप किया था, किसी को जवाब मालूम नहीं था। तो टीचर ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत मोटिवेट किया, और वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मुझे पढ़ाई के लिए उस चीज़ ने बहुत पुश किया,
और फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड की रैंक मेरी आने लगी। सो आई गॉट 80% मार्क्स इन सेवन्थ। एंड ये सोचिए आप, मैंने 35 से 80% का जो सफ़र है विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी फैसिलिटीज़, विदाउट ट्यूशन, कैसे किया होगा। मुझे याद है मैं मोमबत्ती में पढ़ती थी क्योंकि लाइट आती नहीं थी, और मुझे 9th स्टैंडर्ड में स्पेक्स भी लग गया था और किसी ने मुझे इस बारे में सावधान करने की कोशिश नहीं की। और तो हम पढ़ाई के साथ साथ और भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे। हमारे यहाँ वीकली जो है बेसिस पे कंपटीशन होते थे, जिसमें डिबेट, ड्राइंग कंपटीशन, स्पीच, एसे राइटिंग। तो इसके बहुत सारे सर्टिफिकेट हमें मिलते थे। जब इंटर लेवल स्कूल्स पे हम परफॉर्म करते थे तो वहाँ से सर्टिफिकेट हमें मिलते थे। और तो जो भी आप मेरे अंदर ये स्किल्स देख रही हैं लंबा लंबा बोलने की, ये उन्होंने ही डेवलप की है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आप उनको जाके ही पकड़ें। तो जोक्स अपार्ट मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि जो भी मैंने कुछ सीखा है अपने उसी स्कूल से सीखा है। जो भी मेरी स्किल्स डेवलप हुई हैं मेनली उसी स्कूल से हुई हैं, तो उन टीचर्स को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी। और जो ये देशभक्ति आप देख रहे हैं ये भी ओवरनाइट डेवलप नहीं होती। हम लोग हर 15 अगस्त पे, हर रिपब्लिक डे पे देशभक्ति के जो गीत होते हैं वो परफॉर्म करते थे। और आजकल अब ये चीज़ फॉर्मेलिटी की होती जा रही है, बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हम लोगों को उत्सुकता रहती थी इस तरह के जो प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने की। सो 8th स्टैंडर्ड में आई गॉट फर्स्ट रैंक एंड आई गॉट 96 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, 90 अबव मार्क्स इन साइंस। बोलते हैं ये दो सब्जेक्ट हैं बहुत मुश्किल होते हैं। सो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। टीचर्स मीटिंग पे मेरे फादर को बुलाया गया और टीचर ने बोला कि आप ऐसा क्या खिलाते हैं हमारी बेटी को, अपनी बेटी को, तो आप हमें भी बताइए, हम बाकी पेरेंट्स को बताएंगे। ये चीज़ों को इतनी जल्दी ग्रैस्प कर लेती है, इसकी लर्निंग पावर है वो बहुत अच्छी है। और तो मेरे लिए वो वर्ड्स एकदम गोल्डन वर्ड्स थे, क्योंकि घर पे मुझे सिर्फ क्रिटिसिज्म मिलता था, आसपास घर में पड़ोस में सिर्फ मुझे क्रिटिसाइज़ किया जाता था। और ये बहुत ही अफसोस की बात है, एक बेटी चाहे कितनी ही टैलेंटेड क्यों ना हो, जब तक वो घर के काम नहीं करेगी, उसमें एक्सपर्ट नहीं बनेगी, तो उसकी कोई तारीफ़ नहीं करता। तो मेरे फादर जो हैं वो, उनके लिए प्राउड मोमेंट था। उन्होंने बोला कि हम तो ऐसा कुछ खिलाते नहीं हैं, ट्यूशन भी कोई लगा नहीं रखी, खुद ही पढ़ती है। और उसके बाद जो है घर पे आके उन्होंने बोला कि मेरे से मतलब प्रॉपर्टी भी अगर मुझे बेचनी पड़ जाए तो मैं बेचूंगा, और इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश मैं करूंगा, पूरी कोशिश। और उस टाइम पे मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि दुनिया की कोई भी चीज़ मेरे लिए मुश्किल नहीं थी जब मेरे फादर मेरे साथ थे। बट आगे जैसे मैंने आपको बताया 10th स्टैंडर्ड में मेरे साथ एक दुर्घटना, बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। 20 जनवरी 2006 को मेरे फादर की मृत्यु हो गई थी। और एक ऑटो से वो आ रहे थे, और एक ये जो उनकी मृत्यु थी वो एक मिस्ट्री बन गई थी, क्योंकि रोज़ वो स्कूटर से आते थे, उस दिन वो ऑटो से आ रहे थे। और उनके जब डेड बॉडी हमने देखी थी तो उनकी डेड बॉडी में भी एक होल था। तो उसकी रिपोर्ट तो उन्होंने दर्ज करवाई थी, बट बाद में केस बंद करा दिया गया, कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। और मेरा ध्यान बार बार उस तरफ भी जा रहा था। और एक हफ्ते तक, जो 1 महीने तक लगभग गरुड़ पुराण घर में चलती रही। तो जन्म क्यों लेता है मनुष्य, क्यों मरता है, उसका लक्ष्य क्या है, इस तरफ मेरा फोकस भी बढ़ने लगा। और मैं काफ़ी टूट गई थी, बट जैसे तैसे करके मैंने, मार्च के फर्स्ट वीक में मेरे पेपर थे, मैंने पेपर दिए और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए। मेरे मतलब एवरेज जो है मार्क्स रहे, 70% मार्क्स मेरे आए। और बाद में जब 11th स्टैंडर्ड में मैंने साइंस लेनी चाहिए, क्योंकि मैं साइंस में अच्छी थी, हालांकि मेरे 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, बट मुझे पता है मैं कर सकती हूँ। और बट मुझे कॉमर्स लेने के लिए पुश किया गया। मेरा ऐसे स्कूल में एडमिशन कराया गया जहाँ पे ना साइंस थी ना आर्ट्स थी। जब मैंने कॉमर्स विद मैथ्स लेने के लिए बोला तो टीचर्स ने खुद मना कर दिया कि यहाँ तो टीचर्स अवेलेबल ही नहीं होते और कोई फ़ायदा नहीं है लेने का। और सोचिए वो कैसा स्कूल था, वहाँ पे टीचर्स ही अवेलेबल नहीं होते थे। आते तो ट्रेनी, एज अ ट्रेनी आते थे, हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आते थे। तो वो बच्चों का जो भविष्य है वो ख़राब कर रहे थे। सो सब ने 4-4, 5-5 ट्यूशन्स लगाई हुई थी, क्योंकि उनके पढ़ाने पे किसी को भरोसा था नहीं।
और मैं एक ऐसी स्टूडेंट थी जिसने एक भी ट्यूशन नहीं लगाई हुई थी, और मेरा बल्कि एडमिशन भी इस बेस पे हुआ था कि एक जो ऑटो है स्कूल से घर पे आता था, घर से स्कूल पे जाता था, इसलिए मेरा एडमिशन सिर्फ इसलिए हुआ था वहाँ पे। किसी ने भी पढ़ाई कैसी होती है ये जानने की कोशिश नहीं की। और हमारा सेकंड बैच था, इससे पहले सिर्फ एक बैच ही निकला था। आप सोचिए, उस स्कूल में बोलने को वो प्राइवेट स्कूल था, बट जो उसकी फैसिलिटीज़ थी वो गवर्नमेंट स्कूलों से भी ख़राब थी। कई बार पीने के पानी की प्रॉब्लम होती थी, और वो हम कैंपर से उसको पीते थे। ज़्यादातर हमारा टाइम ग्राउंड पे जाता था, क्योंकि क्लासेस में टीचर्स ही अवेलेबल नहीं होते थे। तो जैसे तैसे करके मैंने पेपर दिए, और मैंने आप मार्क्स की बात करें तो 70 to 80 के बीच ही आए हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स मेरे नहीं आए। और हालांकि उस टाइम के, मैं 15 साल पहले की बात कर रही हूँ, और आज के उस टाइम के 70 और आज के 85 इज इक्वल। सो उस टाइम पे मेरे 72% मार्क्स आए थे, जो कि सेकंड हाईएस्ट थे क्लास में, सोचिए, क्योंकि उस स्कूल की हालत ही बहुत ख़राब थी। सो उसके बाद जब कॉलेज में मैं आई तो मेरे से जो मेरे सारे फ्रेंड्स थे उन्होंने अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया था, जिनकी परसेंटेज मेरे से कम थी। और मैंने शायद उम्मीद किया अब तो शायद कुछ तो ऐसा हो जो मैं डिज़र्व करती हूँ, बट इस बार भी मुझे निराशा ही हाथ आई। मुझे एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन कराया गया जहाँ मैं नहीं चाहती थी। मुझे फोर्स किया गया, अगर पढ़ना है तो इसी कॉलेज में पढ़ना है, वरना डिस्टेंस से पढ़ लो, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोचिए। सो मेरा वहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता था। मैं कई बार कुछ डिबेट्स में, कुछ प्ले में, कुछ सिंगिंग में, स्पीच में, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में मैं पार्टिसिपेट करती थी, और ताकि मेरा जो ये टेंशन है इससे मैं डाइवर्ट रहूं। और हमेशा मेरी जो भी सिचुएशन रही, मैंने अपना 100% हमेशा देने की कोशिश की। और आगे जो मेरे सिचुएशन आई, बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आई, और उनको मैंने किस तरह से ओवरकम किया, ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि मेरे को ऑन स्टेज बोलने का तो एक्सपीरियंस है, क्योंकि वहाँ पे आपको स्क्रिप्ट दे दी जाती है, आपके पास तैयार माइक होता है, सब कुछ सेट होता है, आपको सिर्फ बोलना होता है 1 टेक में। और बट यहाँ पर आपको लिखना भी खुद पड़ता है, और ऑन कैमरा बोलने का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, जो धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ। कैमरा भी आपको कुछ सेट करना पड़ता है, कोई आपके पास टीम नहीं है, कोई असिस्टेंट नहीं है, छोटा बच्चा है मेरा, मैं यहाँ पे अगर रिकॉर्ड कर रही होती हूँ दरवाज़ा बंद करके, दूसरे तरफ उसने पूरा घर बिखेर दिया होता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं, खुद बाद में एडिट करना पड़ता है, बट मैं जितना मेरे से बन रहा है उतना मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। सो गाइस, मैं बस एट द एंड यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी बेटी हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, वो ही असली देवी का रूप हैं। अगर आप उनको खुश रखेंगे, उनके साथ कोई बायस नहीं करेंगे, तो माँ देवी अपने आप ही प्रसन्न हो जाएगी। और अगर आप इनको परेशान करते हैं, इनको टॉर्चर करते हैं, तो आप चाहे कितनी पूजा कर लें, माँ देवी कोई प्रसन्न होने वाली नहीं है। और प्लीज़ डबल स्टैंडर्ड यूज़ ना करें। लड़कियां भी इंसान होती हैं, और जो परायों की चोट है वो इंसान फिर भी भूल जाता है, लेकिन अपनों की दे हुए जख्म इंसान भुलाए नहीं भूलता। सो मैं बस यही कह रही हूँ कि प्लीज़ रिमूव जेंडर बायस एंड मेक दिस वर्ल्ड ब्यूटीफुल। सो दिस इज ऋतु शर्मा साइनिंग ऑफ। जय